नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सदमे में है क्योंकि भारत के ऑपरेशन त्रिशूल ने उसकी नींद उड़ाकर रख दी है। पड़ोसी मुल्क को डर है कि कहीं फिर से हालात बालाकोट जैसे ना हो जाए, जहां भारत ने आतंक के अड्डों को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही हैं। भारतीय एजेंसीज चौकन्नी हैं, बॉर्डर पर मूवमेंट्स बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब इस्लामाबाद में आपात बैठकें हो रही हैं। तीनों सेना प्रमुखों को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान जानता है ऑपरेशन त्रिशूल अगर चला तो फिर उसके पास में बचने की कोई राह नहीं होगी। भारत शांत है लेकिन तैयार है, और यही बात पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। तो भारत एक्शन में है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में पाकिस्तान में खौफ का माहौल साफ तौर से नजर आता है। जी हां, पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में आपात बैठकें हो रही हैं। तीनों सेना प्रमुख अलर्ट मोड पर हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति जरदारी लगातार सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट्स ले रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान को अब डर सताता है कहीं भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक ना कर दे। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने जिस तेजी से आतंकी नेटवर्क की परतें खोली, उसके बाद में पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। भारत का संदेश स्पष्ट है, आतंक अगर फैलाया तो जवाब भी बखूबी मिलेगा। और इस बार जवाब शब्दों में तो नजर नहीं आएगा, ये कहा जा सकता है जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ एक्शन में। भारत के तेवर देखकर अब आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जब भारत जागता है तो पाकिस्तान कांप उठता है, हम ये सभी जानते हैं। अब दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ तो उससे पाकिस्तान खौफजदा है, पाकिस्तान में जमकर खौफ नजर आता है। इस्लामाबाद में इमरजेंसी मीटिंगें हो रही हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आपात बैठक बुला रहे हैं, राष्ट्रपति जरदारी और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है, नोटैम जारी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान को डर है कहीं भारत फिर से कोई एक्शन ना ले ले। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक का तो खौफ वो पहले ही देख चुके हैं। अब वही खौफ एक बार फिर से पाकिस्तान और इनके हुक्मरानों की आंखों के सामने बार बार आते हैं, क्योंकि हर बार जब भारत ने जवाब दिया तो आतंक की जड़ें तक हिल गई। पहली वजह भारत का कड़ा रुख। इस बार भारत ने साफ कर दिया कि धमाका कहीं पर भी हो, जवाब वहीं से मिलेगा जहां से साजिश रची गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में भारत ने अपनी एजेंसीज को पूरी तरह से अब फ्री हैंड दे दिया है। आईबी, एनआईए, रॉ अब एक एक कड़ी को जोड़ रही है और पाकिस्तान में डर की लकीरें और भी ज्यादा इसी के साथ गहरी होती जा रही है। अब दूसरी वजह भी जान लीजिए, भारत फिर हमला ना कर दे। पाकिस्तान को डर है, पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत बालाकोट जैसी कार्रवाई दोबारा ना कर दे। वहां की तमाम खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने बॉर्डर के पास में स्ट्राइक स्क्वाड और फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। यानी अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई गलती की तो जवाब तो करारा मिलेगा और वो पूरी तरह से तय नजर आता है। अब आइए तीसरी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी वजह पाकिस्तान में खौफ की है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार एक्टिव है और यही वो मिशन है जिसने आतंक के नेटवर्क को जम्मू कश्मीर में हाल ही में उखाड़ फेंकने का काम शुरू किया। इस पूरे ऑपरेशन की वजह से कई मॉड्यूल्स पकड़े गए और अब पाकिस्तान को डर है कि ये ऑपरेशन उसकी धरती तक पहुंच सकता है एक बार फिर। चौथी बड़ी वजह पहलगाम जैसा बदला। पाकिस्तान के रोंगटे इसलिए खड़े हैं क्योंकि भारत ने जब जब चोट खाई तब तब पहलगाम, उरी, बालाकोट जैसे जवाब दिए और अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि दिल्ली धमाके के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा। पांचवी वजह भी जान लीजिए, आतंकी हमला, एक्ट ऑफ टेरर। ये बात पहले ही स्पष्ट कही जा चुकी है भारत की तरफ से और खासतौर से दिल्ली हमले को तो अब हाल ही में जो बैठक हुई उसमें आतंकी हमला भी एक तरह से माना जा चुका है। अब आपको दिल्ली ब्लास्ट की पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं जिसे आप बखूबी समझेंगे। दरअसल 20 से 27 अक्टूबर के बीच में जम्मू कश्मीर के नौगाम में आपत्तिजनक पोस्टर्स पर देश विरोधी बातें लिखी जाती हैं। पोस्टर्स के पीछे मौलवी इरफान अहमद का रोल अहम माना जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलवी को शोपियां से गिरफ्तार किया
और पहले ये श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल वर्कर था और इसके बाद में ये नौगाम की एक मस्जिद में इमाम बन गया। समझिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स को कट्टर विचारधारा से जोड़ने में बड़ी भूमिका इस इमाम की नजर आई। अब 5 नवंबर उत्तर प्रदेश में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से एक डॉक्टर को अरेस्ट किया जिसका नाम था डॉक्टर आदिल। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से AK-56 बरामद की गई। 8 नवंबर को हरियाणा फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुसम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है। उसकी अगली तारीख आती है 9 नवंबर को, जब हरियाणा में ही फरीदाबाद के धौज गांव से विस्फोटक की ये कहा जाए बरामदगी होती है और बड़ी मात्रा में। अल फलाह मस्जिद इमाम का नाम इस दौरान सामने आता है, इमाम मोहम्मद इश्तियाक, और उसके घर पर जब यहां पर सुरक्षा बलों की टीम पहुंचती है तो वहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद होता है। छापेमारी में जो दूसरे ठिकानों पर कार्रवाई होती है तो इस दौरान 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक की बरामदगी होती है। अब 9 से 10 नवंबर को पुलवामा का डॉक्टर उमर फलाह मेडिकल कॉलेज में तैनात था और मॉड्यूल का हिस्सा भी था। लगातार जब छापामारी हुई तो लगातार इस छापेमारी के बाद में डॉक्टर उमर वहां से फरार हो जाता है। 10 नवंबर का दिन आता है, राजधानी दिल्ली में उमर विस्फोटक भरी कार के साथ में घूमता रहा और शाम 6:52 पर उमर, जिसे डॉक्टर उमर कहा जाता है, डॉक्टर उमर की कार में जोरदार धमाका हो जाता है। और अब इसी क्रोनोलॉजी से पाकिस्तान डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भारत के धैर्य की भी एक सीमा है और जब भारत एक्शन में आता है तो आतंकिस्तान की नींव पूरी तरह से हिलकर रख जाती है। भारत अब बोलता नहीं, सीधे वार करता है। इस पूरी क्रोनोलॉजी के साथ में इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान अब सख्ते में है, लगातार बैठकें हो रही हैं और सीमाओं पर भी यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है, अलर्ट बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान, ये कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, पाकिस्तान बखूबी जानता है कि जवाब मिलेगा और बखूबी मिलेगा। करेंगे चर्चा अलग अलग पहलुओं पर। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ा है, आपको सीधे उनसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेश मामलों के जानकार रिटायर्ड कर्नल JS सोडी जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत JS सोडी जी आप ही से करना चाह रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, चोर की दाढ़ी में तिनका जहां पर होता है वही बहुत ज्यादा छटपटाता है। पाकिस्तान में नो टाइम जारी होना, पाकिस्तान में एक एक करके जो बड़ी हाई सिक्योरिटी मीटिंग्स होना, क्या ये इसी को दर्शा रहा है? अब जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूँ, विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। दिसंबर 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है और जिसकी अध्यक्षता तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। इस मुल्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे जंग करेगा जम्मू कश्मीर के लिए। और तीसरा, भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन देगा। 1977 में जब जनरल जियाउल हक ने एक मिलिट्री कू में सत्ता संभाली तो इसे एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन के नाम पे बनाया गया, जिसका नाम है ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, जो आज तक पाकिस्तान के स्टाफ कॉलेज क्वेटा में पाकिस्तान के नौसेना, वायुसेना और थल सेना के अफसरों को पढ़ाई जाती है। पहली बार इन्होंने इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया पंजाब में, जब आतंकवाद 15 साल चला, 1980 से 1995, और फिर 1989 के एंड से लेकर अब तक 36 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है। तो पाकिस्तान का छटपटाना, पाकिस्तान का नर्वस होना, ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही आतंकवाद को शुरू किया है। पाकिस्तान ने ही अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन के तहत भारत में इतनी अशांति फैलाई है। तो अगर चोर की दाढ़ी में तिनका आपने सही मुहावरा इस्तेमाल किया, ये सबसे सटीक पाकिस्तान पे ही बैठता है। ठीक है, ठीक है। मैं यही सवाल लेकर दिनेश नैन जी का रुख करना चाह रही हूँ। दिनेश जी, आज भारत में भी जब ये बैठकें होती हैं तो इस दौरान इस पूरे धमाके को सीधे सीधे ये तो स्पष्ट कर दिया गया कि ये आतंकी घटना थी
और हालांकि क्योंकि ऐसे तमाम पहलू और ऐसे तमाम बड़े सबूत मिले होंगे उसके बाद में, इसीलिए आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया गया, पहले ही वो झलक नजर आ रही थी। अब इससे आतंकी घटना घोषित किया जाना, इसके बाद के एक्शंस किस रूप में नजर आते हैं? देखिए ना, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग अभी खत्म हुई थी कुछ देर पहले, आपने सही कहा कि उसके अंदर ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो दिल्ली की घटना है वो एक आतंकवादी घटना है। दूसरा, उसके ऊपर बड़ी सीरियसनेस के साथ प्रोफेशनल तरीके से उसकी जांच जो है आगे करने के आदेश दे दिए गए हैं। और तीसरा, ये भी कह दिया गया कि इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बेसिकली 3 पॉइंटर हैं जो निकल के आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस सवाल के ऊपर कि अगर ये आतंकवादी घटना बोल दिया गया है तो हम लोग आगे क्या करेंगे। देखिए, भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोकतांत्रिक देश है। डेफिनेटली हम लोग पहले अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे, और अगर इसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी हाथ पाया गया तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पॉज है, खत्म नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ऑपरेशन सिंदूर 2 पार्ट होगा ही होगा, और भारतीय सेना और भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो अपना रोल निभाएंगी। तीसरा, मेरा ये भी मानना है कि देखो ना, ये अगर हम ये कह के चले कि पाकिस्तान ने ये जो सब कुछ हुआ अभी, ये जो मॉड्यूल बस्ट हुआ, ये अभी के अभी इन्होंने प्लान किया हुआ था, नहीं। 3-4 साल पहले भावलपुर के अंदर पाकिस्तान के जो जैश ए मोहम्मद है, जो पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद है, मसूद अजहर की, मसूद अजहर इसका लीडर है, इन लोगों ने एक लेडीज विंग खड़ी की थी ISIS के तर्ज पे, बोको हराम के तर्ज पे, भावलपुर के अंदर, और मरकज बनाया था उसका, यानी हेडक्वार्टर बनाया था, नाम था ओस्मान ओ अली। उसमें जमात उल मुनीमात के नाम से इस संगठन को खड़ा करना था। अच्छा। और जब अभी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मरकज सुभान अल्लाह था इसका, जैश ए मोहम्मद का, भावलपुर में जब उसको अटैक किया गया, तो उसके अंदर से जो मसूद अजहर की बहन है, सादिया अजहर, उसके जो घर वाला है वो मारा गया। अब ये सादिया अजहर ही इस जमात उल मुनीमात की पहले से लीडर बनी हुई है। इसकी छोटी बहन जो है, सादिया से छोटी बहन जो है मसूद अजहर की, वो भी इसके साथ में है। और इन लोगों का टारगेट यही था। हमें अब मालूम चला है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को ये लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन दिनेश, परंतु लेटेस्ट सिचुएशन ये हुई, व्हाइट कॉलर टेररिज्म तो पिछले काफी वक्त से, खासतौर से ISIS का तो एक तरह से मॉड्यूल ही होता था। केरल या फिर दक्षिण भारत के कई इलाकों से हमने देखा कि कभी कोई IT इंजीनियर को पकड़ा जाता है, कोई रिसर्चर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई MBA कर रहा, या कोई ऐसा पढ़ने वाला स्टूडेंट है। ये तो बड़ा गंभीर हो गया है अब चिन्हित करने के लिए। डेफिनेटली देखो ना, हमारी पॉलिसी मेकर्स को और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अब इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि जहां पहले हम लोग देखते थे कि ज्यादातर आतंकवादी या तो मदरसों से पढ़े हुए थे या कम पढ़े हुए थे, गरीब तबके से आते थे, गरीब घरों से आ रहे थे, पैसे के लालच में आ रहे थे। अब और ये जो मैं आपको बता रहा था कि मरकज जो इनका भावलपुर का, अब वो शिफ्ट कर दिया ISI जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इसकी, पाकिस्तान की आर्मी की, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके यही नहीं, दूसरा विंग जो आपने पकड़ा है अहमदाबाद के अंदर, डॉक्टर सईद वाला, जो कि अरंडी के बीजों से जहर बना रहा था प्रसाद में मिलाने के लिए या पानी में मिलाने के लिए, है ना, वो है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस का। ये नंगरहार जो जिला है अफगानिस्तान का, उसके अंदर बेस्ड है। और लश्कर तैयबा के मसूद तैयबा का जो लीडर है हाफिज सईद, उसके लोगों के संपर्क, खासकर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस के जो फिनेंसेस हैं, जो पैसों का लेन देन है, वो इसके लोग देखा करते थे, अब से नहीं, 4-5 साल से। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ ना कि कुछ पिछले महीने ही इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस के जो मेंगल हैं उनकी, और ओस्मान जो है इसका लश्कर तैयबा का, इसकी ISI ने नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में मीटिंग कराई और इनके वहां पे ट्रेनिंग सेंटर बनाने की कोशिश की है। परंतु मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसके कारण अभी ये हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो चीजें निकल के आ रही हैं, चाहे वो डॉक्टर शाहीन की क्यों ना देखें आप, शाहीन सईद जो है वो 3 साल से, पिछले 2 साल से लगातार वो पुलवामा जा रही थी मुजफ्फर के पास।
तो ये सब चीज जो चल रही थी ये अभी की नहीं है, ये 3-4 साल पुरानी है। परंतु 31 अक्टूबर के आसपास जब इन लोगों ने पोस्टर लगाए उस इलाके के अंदर जैश ए मोहम्मद की, और जब सिक्योरिटी एजेंसीज एक्शन में आई, तो वहां पे जब ये आपका इमाम पकड़ा गया जिसके बारे में आप बता रही थी, उससे ये सूत्र निकल के आए, और फिर वहां पे डॉक्टर आदिल जो है सहारनपुर का वो पकड़ा गया, मुजम्मिल और उमार जो इसके नाम आए, लेकिन यही तो क्रोनोलॉजी बड़ी गंभीर हो जाती है ना दिनेशवन, यही तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतने लंबे वक्त से विस्फोटक इकट्ठा करना, बरामद की होना, कोई बड़ी साजिशों को अंजाम देना। लेकिन एक और बात मैं जरूर यहाँ पर समझने की कोशिश करूंगी, मैं आगे बढ़ूं, अपने दोबारा लौटती हूँ, मैं अनुराग का रुख करूं, लेकिन निपुण जी का मैं रुख करना चाह रही हूँ जल्दी से इस बात को लेकर। खासतौर से निपुण जी, पिछले कुछ वक्त से अब ऐसे धमाके या फिर ऐसी परिस्थितियों में ये तो स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसके साथ में खड़ा है, खासतौर से विदेशी ताकतों के तौर पे भी। अब बात अगर मैं तुर्की की करती हूँ या अमेरिका जैसी ताकतों की बात करती हूँ, इस पूरे धमाके के बाद में एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाने लगा तुर्की की तरफ से, जो जवाब आता है। और बार बार कई रिपोर्ट्स ये कही जाती है कि अगर पाकिस्तान इस रूप में अगर बड़ा एक्टिव है, धमाकों को अंजाम दे रहा है, तो पाकिस्तान की खुद की स्थिति नहीं है, बैक सपोर्ट। तो क्या ये अपने आप में अब जजमेंट और एक्शन लेने वाली बात है, ये तय करना कि कौन अब हमारा है और कौन नहीं? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा नैना जी। और आप थोड़ा सा अफगानिस्तान की भी अगर न्यूज आर्टिकल्स को देखें तो अफगानिस्तान ने तो ये तक लिखा है, कई आर्टिकल्स मैं देख रहा था अफगानिस्तान के, कि पाकिस्तान ने जैसे भारत के दिल्ली में धमाके हुए, अगले दिन खुद पाकिस्तान ने अपने आप ही धमाके करा लिए, ताकि वो ये डिक्लेयर करे, ये दिखाए कि मैं खुद ही क्या हूँ, विक्टिम हूँ। तो ये भी आपको कॉपी कर लिया, एज इट इज कॉपी किया। हाँ, मतलब ये उनमें ये बात उनका, मैं कई आर्टिकल 3-4 आर्टिकल में देखा अफगानिस्तान के, वहां पर ये बात छपी थी। तो ये बात निश्चित है कि जो आप कह रही हैं कि इस प्रकार का जब भी एक स्ट्रगल होता है किसी दो देशों के बीच में, तो इस प्रकार का एक स्टैंड लिया जाता है हर देश के द्वारा। अब तुर्की की जो बात है वो तो बिल्कुल पूर्ण रूप से आपका क्या पाकिस्तान को बैक करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपको याद होगा, ओपनली टर्की एक ऐसा देश था इस्लामिक कंट्रीज में जो खुलकर क्या था, पाकिस्तान के साथ में था। और यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान लगातार अपनी जो बैक एंड लेने की बात करेगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, अमेरिका के थ्रू भी। और मैं बाबर एक बात को इंगित कर रहा हूँ कि इधर पाकिस्तान के अंदर 27 अमेंडमेंट होता है, मुनीर को एसडीएफ बनाया जाता है, और इधर ये धमाके होते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ खुद प्रेसिडेंट बनता है और वहां पर पावर को अपने हाथ में पूरा कैचअप करता है, इनके तानाशाह बनता है, तब भी हमारे यहाँ पर क्या था, पार्लियामेंट्री अटैक होना और भी बहुत सारे अटैकों की एक श्रृंखला हमारे यहाँ पर देखने को मिली थी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुनीर का जो काम रहेगा, स्टैंड रहेगा कि भारत को अंदरूनी समस्याओं में उलझाने का प्रयास करो, इस प्रकार की टेरर एक्टिविटी में उलझाने का प्रयास करो, ताकि जो अफगानिस्तान की ओर से हम पर जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उसको हम कहीं ना कहीं रिलीज कर सकें। वो अपने देश को बचाने के लिए भारत के ऊपर क्या करेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज कराएंगे, और जिसमें बैकएंड सपोर्ट टर्की जैसे देश जो है पाकिस्तान को देने वाले हैं। और जब अभी हम बात कहते हैं कि अभी मैं सुन रहा था कर्नल साहब को भी और सोडी साहब को भी, दोनों ने इतना अच्छा खूबसूरत विश्लेषण किया कि पाकिस्तान का जो ये पूरा जो नया तरीका का वो दिख रहा है। एक थोड़ा सा मैं तुलना कर दूं, 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था 2001 का अमेरिका में, तो वहां पर एक बात हमने देखी कि जो हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कह रहे हैं, व्हाइट कॉलर जो टेररिज्म देख रहे हैं, तो जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म को अमेरिका के अंदर भी देखने को मिला। वहां भी इसी प्रकार के डॉक्टर इंजीनियर, जिसको हमने देखा कि अमेरिका ने बाद में उनके स्लीपर सेल्स के जो हेड्स को उनको टारगेट किया, उनको हिट किया, हिट करने के बाद पूरा स्लीपर सेल्स को क्या कंट्रोल किया। आज आप जो भारत के अंदर देख रहे हैं, आप सोचिए 2-3 साल तक कोई महिला इस प्रकार से इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद जंगे कमरे किराए पर ले लेकर उनको जो एक्सपोज उनको रखा जाता है। तो इसके बाद समझिए कि वो कितने तरीके से काम कर रही होंगी और लोगों के बीच में रहते हुए। तो मैं समझता हूं कि भारत में एक नए तरह का खतरा प्रवेश कर चुका है, जिसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि सिटीजन्स को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और जिस प्रकार अमेरिका में हमने देखा कि वहां के नागरिक सरकार के साथ हुए और उन्होंने इन्फॉर्म किया,
तो बहुत नहीं, सारी लेकिन बातें इसमें जुड़ती निपुण हैं। जी, ऐसे तो फिर अगर नागरिकों की अगर बात आती है तो ऐसे तो मॉरल पुलिसिंग भारत में हमेशा से बड़ा घातक हो जाता है। हम सभी देखते हैं वो लोग बड़ा अपना पेशेंस को खो देते हैं, हम अक्सर ये देखते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों को चिन्हित कैसे किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अनुराग जी। अब वही बात जो चिंता यहाँ पर अभी निपुण जी भी जता रहे थे कि ये तो अपने आप में इस तरह के स्लीपर सेल्स व्हाइट कॉलर टेररिज्म से या फिर ये जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ उसको चिन्हित करना बड़ा चैलेंजिंग है। आपको लगता है कि इसको इस पूरे फॉर्मेट को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। एक बहुत बड़ा तबका है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और अगर आप पिछले 30 साल से देखें तो हमें उसी कम्युनिटी से आतंकवादी आते हुए मिल रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा उसकी पढ़ाई लिखाई में ऐसा है कि उनके जज्बे में क्या है, कि क्या है कि वो अपने ही देश में जहां खाते हैं, जहां जीते हैं, जहां रहते हैं, वहीं पे अटैक करके वहीं पे लोगों को मारते हैं। अगर हम देखें इस देश ने उनको क्या नहीं दिया, हर चीज दिया, खाने को दिया, रहने को दिया, अच्छी इज्जत दी, अच्छे जॉब दिए, सब कुछ देने के बाद वजीफे में पढ़ रहे हैं ये लोग, जितने डॉक्टर बने अगर आप इनके देखें तो इनकी हमने स्कॉलरशिप भी लगा के रखी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिमाग में ऐसा क्या जहर में ये भी पड़ा पढ़ है। रही थी कि पिछले कुछ वक्त में डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कॉलेजेस में भी संख्या बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, इस कम्युनिटी से प्यार मिला है, हमने पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, और बार बार हमें इस बात को एहसास करना पड़ता है कि कोई भी पाकिस्तानी जो भी हरकतें करते हैं वो हमारे ही देश के लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये बड़ी जल्दी इस्तेमाल हो जाते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि जो एक इन्होंने 29,900 किलो का जो नाइट्रिक अमीनो नाइट्रिक एसिड लेके आए हैं जो बाहर से, कैसे पॉसिबल हुआ? इतना बड़ा लंबा चेन, ये बहुत लॉजिस्टिक मैटर है। अगर हम देखें कि नेपाल के रास्ते से या म्यांमार के रास्ते से ये इतना सारा एक्सप्लोजिव लेके आ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? ये बहुत बड़े होते हैं। अगर आप देखें एक बैग का साइज 50 kg होता है, जैसे अगर आप सीमेंट का बैग देखें तो एक 50 kg का होता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी मात्रा में इन्होंने धीरे 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 करके कामयाब रहे, ना केवल बॉर्डर पार कराने में, जबकि बिल्कुल हमारी कैपिटल के बिल्कुल नजदीक लाने तो में। क्या आपको लग रहा है ये कहीं ना फरीदाबाद में कहीं पहुंचाने के सिक्योरिटी ब्रीच है क्या? इसमें कोई शक नहीं कि हाल ही में जो बड़ी घटनाओं को अंजाम ये देते उसके पहले उन्हें पकड़ा गया, लेकिन ये हमारी नाक के नीचे ही साजिशें रची गई, सारे इस तरह के हथियार इकट्ठे हो गए राजधानी दिल्ली या उसके आसपास की सीमा में। इस पर भी सवाल तो खड़े होते ही हैं। बिल्कुल सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन अगर इसका हम दूसरा जवाब देखें तो यही सिक्योरिटी एजेंसी है, यही इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने ही तो पकड़ा है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यस। हाँ, प्लीज कंटिन्यू कीजिए अनुराग जी। जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बहुत ही ज्यादा सतर्क रहती हैं, और हर समय अगर आपने देखा होगा ये पूरा मॉड्यूल भी ब्रेक किया गया है अगर, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया है, इंटेलिजेंस ने किया है। लेकिन घूम फिर के बाद वही बात है बार बार कि यही एक कम्युनिटी, यही एक लोग, कभी वो गरीब तबके को यूज करते हैं, कभी पढ़े लिखे तबके को यूज करते हैं। लेकिन क्यों ऐसा है, क्या रीजन है, ये हमें सबसे ज्यादा समझना पड़ेगा कि एक देश के लोग क्यों बार बार उसी देश के साथ गद्दारी करते हैं, उसी देश के साथ दुश्मनी पैदा करते हैं जहां पे वो पैदा हुए हैं, जहां पे बड़े हुए हैं, जहां पे खाया है, जहां पे पिया है। और अगर हम देखें, अगर मैं टैक्टिक्स की बात करूं तो अभी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जितने भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं ये सब आनी बाकी हैं। अभी ये असर्टन होने की कोशिश की जा रही है कि किस पर्टिकुलर, जैसे जेईएम का नाम आया हुआ है, इसके अलावा और कौन सी संस्थाएं जो कि आतंकवादी संस्थाएं जो कि इसमें शामिल हैं। क्योंकि पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर 1 जब रुका था तो भारत ने ये डॉक्ट्रिन बोला था, उन्होंने बताया था, भारत ने डिक्लेयर किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर कोई और आतंकवादी घटना होगी तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको सपोर्ट करेगी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। तो आज वो दिन आ गया है, लेकिन हम जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। हम पूरा अपना तहकीकात करके प्रॉपर रिपोर्ट बना के पूरी दुनिया को दिखाएंगे, और उसके बाद जो मुनासिब होगा, जो हमारे देश के लिए सबसे जरूरी होगा, वो हो रहे डिसीजन लेंगे। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में भी जिस तरह से बड़ी हलचलें हैं, वो पाकिस्तान की बड़ी हलचल इस बात को स्पष्ट उसकी बौखलाहट को दर्शाता है। एसओडी जी, हाल ही में जब भारत की तरफ से बाकायदा ऑपरेशन त्रिशूल या ये कहा जाए जो वॉर एक्सरसाइज हो रही थी, उस वॉर एक्सरसाइज के बाद में ही एक बड़ी एक्टिविटीज ये नजर आई। दूसरी तरफ उनकी तरफ से नोटैम जारी कर दिया गया, हाई सिक्योरिटी बैठकें हो रही हैं, वहां पर ऐसा लग रहा है कि भाई वो तो युद्ध को तैयार है। और क्या ये वही बात है कि आखिर ये उनकी बेचैनी क्या इसी रूप में दर्शाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उरी के बाद में जो हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया पिछले कुछ वक्त में, अब वैसे ही किसी ऑपरेशन का डर पाकिस्तान को सताता है क्या? नैना जी,
ये जो दिल्ली में हुआ, ये आखिरी पाकिस्तान का करवाया हुआ आतंकवादी हमला नहीं था। पाकिस्तान जब तक एक देश के तौर पर रहेगा, भारत पे और आतंकवादी हमले कराता रहेगा, क्योंकि अब उसकी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी हो चुकी है। दूसरा, 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे तो अगले 5 साल तक डेफिनेटली पाकिस्तान ये आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में इसको जीवित रखेगा, क्योंकि यही कारण पे वो भारत पे हमला करेगा 2030 के बाद कभी भी। इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि हमारी थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया टू फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। अनकोट, जितनी टाइमलाइन पब्लिक डोमेन में है, 2030 के बाद कभी भी ये टू फ्रंट वॉर होगी। हमें इजराइल से सबक और सीख लेनी चाहिए। जब भी इजराइल पे ऐसे हमले होते हैं, इजराइल वापसी जवाब दिनों में नहीं घंटों में देता है। हमें वो पाकिस्तान में दहशत बिठानी चाहिए कि आतंकवादी हमला हुआ, घंटों के अंदर हमारे लड़ाकू विमानों को वहां पे टारगेट पहले से वो चुन के उनको बर्बाद करना चाहिए। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जो कभी बातों से नहीं मानेगा। उस पर सर लठ चलाओगे तो उसका सर नीचे होगा। जिस दिन लठ थोड़ा पीछे कर दोगे, ये जहरीला सांप नामक पाकिस्तान फिर भारत को डसेगा। हमें लगातार वार कर, लेकिन सर वार किस तरह से, वार किस तरह से? अब तो ऐसा लगता है जैसे एक कहावत है ना कि किसी बच्चे की इतनी, उसको शुरू से पिटने की इतनी आदत हो जाती है कि वो पिटने का आदी हो चुका होता है। उसकी इतनी बार पिटाई कर दी जाती है कि उसको आदत हो चुकी होती है। तो कई बार इलाज के तरीके में भी बदलाव लाने की जरूरत होती है। तो पाकिस्तान का भी क्या इलाज अब दूसरे तरीके से होना संभव है? नैना जी, पाकिस्तान का इलाज कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ सैनिक शक्ति का प्रदर्शन है, सैनिक शक्ति का इस्तेमाल है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, वो जहरीला सांप है। अगर एक जहरीला सांप आता है, क्या हम उससे बातचीत करेंगे? क्या हम पूछ करेंगे? उसको हम दूध पिलाएंगे? वो हमें फिर डसेगा जब उसे मौका मिलेगा। तो यही चीज हमें, जैसे इजराइल करता है, इजराइल किसी दुनिया की देश की चिंता नहीं करता है। अमेरिका कुछ बोले, रूस कुछ बोले, इजराइल वही करता है जो उसे करना है। वायलेंस का जवाब वायलेंस के साथ देता है। हमें भी वही चीज करनी चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भाषा में वो समझता है उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाए। हर बार वो पिटने का आदी हो चुका है पाकिस्तान, और उसको उसी रूप में जवाब दिया जाए। लेकिन दिनेश नैन जी, मुझे लगता है 1971 की बात हो या 1991 की बात हो या 1947 के, इससे लेकर अभी तक अलग अलग मौकों पर पाकिस्तान की तरफ से जो ऐसे कृत्यों को अंजाम दिया गया, उसके बाद में हमने उसी रूप में जवाब दिया। लेकिन क्या आज का वक्त, जो हम नए हिंदुस्तान की बात करते हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं, क्या कुछ तरीकों में भी बदलाव आना चाहिए? चाहे बात वो डिप्लोमेटिक वे में हो, चाहे बात सैन्य प्रदर्शन के साथ में हो, उसको पीछे ढकेलने के साथ में हो, क्या नजर आता है? पाकिस्तान को कैसे जवाब मिलेगा? देखिए नैना, मैं ये कहना चाहूंगा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर पैनलिस्ट, आज की तारीख में हम लोगों ने देखा है 48 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, हमने काफी बुरी तरीके से पाकिस्तान को बार बार पीटा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी जो सेना है या जिसको ये एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, उनका वजूद ही इस बात के ऊपर है कि वो जब तक डर नहीं दिखाएंगे भारत का और बना के नहीं रखेंगे ये हवा दुश्मनी का, तो इनकी सेना का वजूद वहां पे नहीं रहेगा। तो हम उसको कितना ही पीट लें, ये फिर उनका जिंदा इनको रहना है तो इनके पास और कोई चारा है ही नहीं। आप सोच के देखिए, अगर भारत का डर निकाल दो तो पाकिस्तान की सेना का महत्व ही क्या रह जाता है, काम ही क्या रह गया उसका। तो ये पाकिस्तान की सेना की जो मिनेंस है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो वहां के पाकिस्तान के जो जनता है उसके लिए भी है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपके एक दो सवाल जो आपने पूछे तो उसके ऊपर आना चाहूंगा। सबसे पहला ये कि जो जैसा निपुण जी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया अब हमारे 10-11 दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के एकदम बाद, देखिए अभी हाल ही में मुनीर और शहबाज जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए थे, और ऐसा माना जा रहा है कि उनको एक टास्क दिया गया था बगराम एयरबेस का। तो किसी न किसी बहाने उनको टीटीपी का बहाना बना करके उनको टेररिज्म दिखा के वो एक ऐसी पॉलिसी वो बनाना चाह रहे हैं जिससे कि वो अफगानिस्तान के साथ 1-to-1 आ जाएं, और ऐसा आज हो भी रहा है। काफी बड़ी मात्रा में
इनकी सेना के टैंक वगैरह पाकिस्तान ने मूव किए दुरंत लाइन की तरफ। और इनका सोच ये है कि शायद, या प्लानिंग भी होगा शायद, कि अमेरिका जो है वो आतंकवाद के नाम पे फिर इन तालिबान के खिलाफ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के लड़ेगा, और पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ करके उसको बगराम बेस लेके दे देगी, जिसको वो ईरान के खिलाफ यूज करना चाहता है। नंबर एक। नंबर दूसरा, आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो व्हाइट कॉलर है टेररिस्ट, देखिए ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। व्हाइट कॉलर टेररिज्म को समझना पड़ेगा। ये पढ़े लिखे पेशावर लोग हैं, समाज में इनकी इज्जत है, सिक्योरिटी एजेंसीज भी इन पे शक कम करती है। अब अगर ये लोग इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं तो आप देखिए, ये अपने आप को छुपा सकते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट लॉट है, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट रखता है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड हैं। आप देख लीजिए, नेट के ऊपर भी ले लीजिए, इसके अंदर भी आप चाहे ब्लैक वेब है या कुछ भी है, उसमें एक्सपर्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह बड़े आराम से करा सकते हैं, हर तरीके की मदद पर्दे के पीछे रह के कर सकते हैं। लिहाजा इनको पकड़ना इजी नहीं है। ये पकड़ में आए हैं और अब इसके पीछे एजेंसी पड़ी है, तो मॉड्यूल्स तो पूछ होंगे ही होंगे और निकल के भी आ जाएंगे। तो लिहाजा ये डिफिकल्ट है। लेकिन अब आपने सवाल पूछा, इस तरह की इंटेल्स रहे, इस तरह की इंटेल्स रहे। हाल ही में ऐसी तमाम ऐसी एजेंसीज की तरफ से इंटेल्स आए थे कि सीमा पार से ऐसी कुछ बड़ी साजिशों को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसी रिसेंटली जो अपडेट्स आए, मुझे लगता है इसको लेकर पहले से भी प्रोएक्टिव लगातार एजेंसीज रही हैं। देखिए, डेफिनेटली अगर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपने इंटेलिजेंस के पास है वो ये है कि हाल ही में 15-20 दिन पहले अक्टूबर के महीने में जितनी भी एजेंसीज हैं, यही नहीं, लश्कर तैयबा, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, आपके जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और भी अन्य संगठनों ने मिलकर के आईएसए के साथ में एक कंबाइंड मीटिंग की है, कुछ स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ये सामने आ चुका है ये चीज। लेकिन जो आप पूछ रहे थे कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, इनको कंट्रोल करने का एक तरीका है जो मैं समझता हूँ, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन नैना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कश्मीर के अंदर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तो एक बोनहोमी के साथ में पूरा कश्मीर और जम्मू भारत के साथ खड़ा होकर के इन आतंकवाद की प्रतर्षना कर रहा था। दे वर टुगेदर, और उसमें यूथ भी आगे आया था। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो जम्मू कश्मीर में है ना, वो ये है कि वहां पे रोजगार बहुत बड़ी समस्या है और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। तो वहां की जो जेनजी है, कश्मीर की जो जेनजी है, उसको आगे आना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे होकर के जिनको जॉब मिली हुई है भारत के अंदर, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हैं, और अगर उन लोगों को भारत के अंदर अच्छी जॉब्स मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, वो पीछे जो लोग रह गए हैं कश्मीर में, अब उनको ये रोजगार लेने में दिक्कत आ जाएगी माहौल खराब होने से। तो दे हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन नाउ। कश्मीर के अंदर अगर आप बोले नॉर्थ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर, मैं समझता हूं वो इतना रेडिकलाइज नहीं है, लेकिन हाँ, साउथ कश्मीर, त्राल है, अनंतनाग है, आपका पुलवामा है, जो कि महबूबा मुफ्ती का क्षेत्र, या ये कह लीजिएगा जहां जमाते इस्लामी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एक्टिव है, वो अपने आप को पाकिस्तान के इस्लाम से जोड़ते हैं। और इस जेनजी को या इस यूथ को कश्मीर के, अब इन लोगों के घरों को जलाना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा कि हम आपको बख्शेंगे नहीं अगर आपने हमारा भविष्य इसमें लगाया। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीति से अलग होकर के उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यही पर ये जो आपने बात कही, कोई सॉल्यूशन निकल, यही जो बात आपने कही दिनेश जी, सबसे बड़ा टास्क तो मुझे लगता है राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीति के लिहाज से आतंकवाद, पाकिस्तान या पीओके या ये सारे विषय जो है राजनीति के इर्द गिर्द आके खत्म हो जाते हैं। निपुण जी, ये पूरा एक तरह से पावर गेम का ही कमाल है क्या? यही बात दिनेश जी जो कह रहे हैं उसकी बहुत जरूरत है आज के वक्त में, क्योंकि इतनी तमाम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस, तमाम अलग अलग तरह के ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहां पर युवाओं को जागरूक करना, देश के प्रति आखिर प्रेम कहां से जगाया जाएगा। ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशंस तो बड़े स्तर पर नजर आते हैं, तमाम मौलाना, मदरसे, इस तरह की एक लंबी नेम ऑफ चेन नजर आती है जहां पर नींव इस रूप में धरी जा रही है, जिस रूप में पकड़ा जा रहा है। एक जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया हुआ है नैना जी, कार्यक्रम का नाम है वतन को जानो कार्यक्रम। अच्छा। उसमें ये होता है कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज के जितने वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, उनके यूथ को भारत के जो अलग अलग हमारी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस हैं, उनके कांटेक्ट में लाया जाता है, जिसको युवा विनिमय कार्यक्रम भी कहा जाता है। और हर साल मैं देखता हूँ, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ तो कई बार मैं भी इस तरह के प्रोग्राम्स को अटेंड किया हूँ कि जम्मू कश्मीर के बच्चे आए तो
डीलू जो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय है, यहाँ के कई कई रामजस कॉलेज में, अलग अलग कॉलेजों में बच्चे आए, 2-3 दिन यहाँ पर रुके, उनका आपस में मिलना जुलना हुआ, एक राष्ट्रवाद की बातें शुरू की गई। बिल्कुल सही बात है। और रोजगार की बात भी अभी हमारे जो कर्नल साहब बोल रहे थे, दिनेश जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। लेकिन देखिए थोड़ा सा आप समझिए, ओसामा बिन लादेन करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक था। बेरोजगारी अगर समस्या होती तो बेरोजगारी की समस्या तो बिहार में भी है, बेरोजगारी की समस्या तो यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह है। तो हर बेरोजगार अगर गन उठा लेगा तो कैसे बात बनेगी? मुझे लगता है कि जो ये मसला है इससे आगे का मसला है। हाँ। और निपुण जी, मुझे लग रहा है आप जो बात कह रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन और मुझे लग रहा है कि ये एक वक्त था जब खासतौर से गरीबों का या उनकी मुफलिसी का फायदा उठाकर ऐसे जो आतंकी संगठन हैं उन्हें प्रलोभन देते थे कि भाई हम आपको इतने हजार या इतने करोड़ तो छोड़िए, इतने लाख रुपए देंगे या इतने हजार रुपए देंगे, आपके परिवार को रहने के लिए घर देंगे, XYZ, ये सारे प्रलोभन, आप पत्थर उठाइए, आप फिदायीन बन जाइए। लेकिन अब तो जब जैसे नाम आता है डॉक्टर्स का, रिसर्चर्स का, IT एक्सपर्ट्स का, साइबर एक्सपर्ट्स का, ये ज्यादा खतरनाक हो गया। हाँ नैना जी, मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट गन उठा लेंगे, वो बम ब्लास्ट करेंगे, तो जो उनसे कम पढ़े लिखे या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनका तो फिर आतंकवाद में जाना जायज हो जाएगा। भाई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कोई भी होंगे, ये लोग चाहे 15, 20, 25, 30 हजार, 50 हजार की छोटी मोटी नौकरी से पा तो लेंगे। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं है वो तो फिर आतंकवाद को जायज करने लगेगा, मेरे पास तो कोई चॉइसेस नहीं है। तो मैं मानता हूं कि ये रोजगार बेरोजगार से अलग हटके थोड़ा सा विषयों को देखना होगा, क्योंकि आपने जो बात कही ये तो नक्सल में समस्या थी। वहां भी 15-15 हजार रुपए में नक्सलियों को सैलरी दी जाती थी। 500 रुपए के पत्थर की घटना में हमने सुनी। तो मुझे लगता है कि उनसे अलग हटकर इस मुद्दे को थोड़ा देखना पड़ेगा। ये मुद्दा वो नहीं है। और दूसरा जो आप एक प्रश्न पूछ रही थी कि पाकिस्तान को लेकर, देखिए पाकिस्तान का बिल्कुल हमारे जो दिनेश नैन साहब हैं, कर्नल साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि पाकिस्तान की सेना का वजूद इस बात पर है कि हम भारत के साथ में लड़ेंगे। पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के लोगों के मन में बिठा दी है कि अगर हम हट गए तो भारत तुमको खा जाएगा, खत्म कर देगा। और भारत की जो जनता है या भारत है वो पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार नहीं करती। इसी वजह से पाकिस्तान के तो टुकड़े भारत ने करा दी। ये बात पाकिस्तान की जनता में भी है और सेना इस बात को लेकर पूरा फायदा उठाती है 1947 से लेके अब तक। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एक ही इलाज है, आप मारते रहिए। ये तो लंबा वोट चल रहा है, 4 बार वो लड़ चुके हैं, 47, 65, 71, 99 और 89 से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें उन्होंने आतंकवादी हमले किए हैं, चाहे वो मुंबई हमला हो, पार्लियामेंट अटैक हो, बड़े बड़े हमले भी हैं। एक ही तरीका है जो 1971 में हुआ था और वो है पाकिस्तान का खंड खंड होना। तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। बलूचिस्तान में उलझे रहे और वो अलग हो, खैबर पख्तूनख्वा से अलग हो, तभी ये तरीका निकल सकता है। और पाकिस्तान इस समय डेस्परेट है नैना जी। अभी आपने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बात कही थी कि वो तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रिपेयर हो रहे हैं वॉर के लिए, बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि स्मॉल स्केल भारत के साथ वॉर हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार का देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि अगर कोई देश इंटरनली टूटने की कगार पर हो तो बेटर तरीका है वहां पर नेशनलिज्म की हवा को बहाने के लिए आप अपने पड़ोसी या किसी दूसरे देश से लड़ जाइए। इससे क्या होगा कि वहां पर उनको यूनाइट करने का तरीका आसान हो जाएगा। और होता क्या है कि पाकिस्तान का जो नेशनलिज्म है 90% हेट टू द इंडिया, बट इंडिया का जो नेशनलिज्म है 90% लव टू द इंडिया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने आपको बताया वहां पर इसी बात के ऊपर। और मुझे लग रहा है निपुण जी जो बात आप कह रहे हैं वही बात मैं अनुराग जी की तरफ लेकर जा रही हूँ। अनुराग जी, यही तो एक सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस तो है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत भी हो जाती है। दूसरी बात ये कि हमने हर बार आतंक को मारा, आतंकियों को मारा, लेकिन उनके कोई नए कमांडर आ जाते हैं। तो ये तो एक खासतौर से आतंकवादी मानसिकता हो गई। उस मानसिकता का कैसे अंत किया जाएगा? और पाकिस्तान में मैं अभी वही कई आर्टिकल्स जो है पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसीज को देख रही थी, उसमें अपने आप को विक्टिम लगातार पाकिस्तान की तरफ से घोषित किया जा रहा है कि भाई हम तो लगातार पीड़ित हैं, हमें हमारे यहाँ पे TTP है, TLP है, वो इंडिया को भी जो अभी उनके इस्लामाबाद में जो फेक नरेशन उन्होंने हमले का किया उसमें वो इंडिया का हाथ बता देते हैं। जो भी करें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उनके देश की
डिवीजन होने की उल्टी गिनती ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब उनके पास कोई ज्यादा लंबा समय बचा नहीं है और ये डेस्परेट अटेम्प्ट जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं वो सब एग्री करेंगे इस बात से कि विद इन नो टाइम, अगर आप पीओके के अंदर देखें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, वो सारे एक्ट को डिफाइन करके, पूरी अथॉरिटीज को डिफाइन करके वो अपने जोर शोर से कह रहे हैं कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। बलूचिस्तान में जाके देखिए, वहां पे पूरा अलग ही गेम चल रहा है, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपना इंडिपेंडेंस। अगर आप दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में जाके देखें तो वहां अलग ही दुनिया चल रही है। तो वो ऑलरेडी खंड खंड हो चुका है, इनके कंट्रोल में रहा नहीं है। और आज जो डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया बहुत ही मजबूत देश है और मिलिट्री पिछले 3-4 सालों के अंदर बहुत मजबूत हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करी है जो मैं यहाँ नेशनल टीवी पे नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग इतने एडवांस स्टेज में पहुंचे हैं कि हम पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह क्षति पहुंचा सकते हैं। और ये बात उसको अच्छी तरह समझ में आता है, इसीलिए वो डेस्परेट हैं। उन्होंने अपनी एक एक्सरसाइज शुरू कर रखी है। उन्हें डर किस बात का लग रहा है अनुराग जी? किस बात का डर है फिर किसी बात का है पाकिस्तान कि अगर ये हम प्रूव करेंगे कि ये पाकिस्तान के तार इसमें जुड़े हैं, जो हमारे यहाँ अटैक हुआ है, ये जो हमारे पास एक्सप्लोजिव आया है, ये कहाँ से आया, अगर हम इस बात को प्रूव कर देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था लास्ट वॉर में कि अगर एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और अगर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा तो हमारे पास अपनी सेल्फ डिफेंस में उन पे अटैक करने का पूरा हक है। जैसे कि पूरी दुनिया में हर जगह ये बात मानी जाती है कि सेल्फ डिफेंस में अटैक करने का विक्टिम कंट्री को पूरा हक है। तो ये बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह समझता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अच्छी तरह समझती है, और इंडिया भी इस बात पे बिल्कुल मानता है कि हमारे को अगर डिफेंस करना है तो अटैक इज द ओनली पॉलिसी, एटलीस्ट फॉर द कंट्री, रोज कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहां पे कितनी बार हम उनको मौका दे चुके हैं। इसके बावजूद भी वो एक ही एक्ट रिपीट किए जा रहा है। तो इनका इलाज कुछ नहीं है, इनका इलाज एक ही है, वायलेंस, जैसा कि बताया। लेकिन मैं यहाँ पर सोडी जी का रुख करूँ, लेकिन उसके पहले दिनेश नैन जी, आप एक बात कह रहे थे, खासतौर से यहाँ पे पाकिस्तान के नई जनरेशन के माध्यम से उनको आप कह रहे हैं कि उनको साधना बहुत ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर की जो नई जनरेशन है उसको साधना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो पहले से वही बात है कि जो नींव में जो चीज़ें भरी जा रही हैं, और ये वाली जो जनरेशन है अभी के जो डॉक्टर्स हैं, अब भाई गुजरात में जो पूरा मॉड्यूल पता चला वो तो बायो वेपन बनाने की तैयारी में था रिसिन के थ्रू। वो ये वाली मानसिकता कहाँ से आती है? वो इन्हीं को ही तो ये वाली जनरेशन उनको एक तरह से आइडियल मानती है। नहीं, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि हम गलत हो जाएंगे अगर हम पूरे कश्मीर के अंदर, यानी नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर को इसमें शामिल कर देंगे। साउथ कश्मीर डेफिनेटली, जहां बुरहान वानी वगैरह थे और जहां पे हमने 2 ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, अगर आपको याद हो, ऑल आउट ऑपरेशन था और जैक बोट, जो कि अपने NS से डोभाल साहब ने शुरू कराया था। उसके अंदर हम लोगों ने इसके पूरे लीडरान को मारा था, इनके सबको, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के थे, लश्कर तैयबा के थे, या फिर ये नई संगठन बनाया था इन्होंने, रेजिस्टेंस फ्रंट करके बनाया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इलाका है ये बेसिकली काफी पुराना इलाका है जो इन्फ्लुएंस्ड है टेररिज्म से। क्योंकि अगर आप जाए 90 के दशक के अंदर, 80 के दशक में या 90 के अंदर, तो उस टाइम पे जो रूट था जम्मू से, रियासी से होकर के, ये रूट इसी रेंज से होकर के साउथ कश्मीर के अंदर से एंटर करके ये वैली में जाती थी। और ये इलाका इनका पहले से बहुत ही जो है ग्रूम किया हुआ इलाका है, जहाँ की लोगों की मानसिकता जो है, खासकर जो लोग आज की तारीख में 35 से 60 साल की उम्र के हैं, उनकी मानसिकता जो है उस टाइम की बदली हुई है। और ये इलाका माना भी जाता है, गढ़ माना जाता है एक तरीके से। काफी कुछ इसमें भी बदलाव आया है पहलगाम के अटैक के बाद में। लेकिन जो आप देख रहे हैं अभी, नॉट पहलगाम, पुलवामा के अटैक के बाद में, लेकिन जो आप अभी देख रहे हैं इसके अंदर, ये आप देखिए, ये उन्हीं घरों में से आए हुए लोग हैं, ज्यादातर लोग वहीं के इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि हाँ, देखिए, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है नैना, टेररिज्म को खत्म करने के अंदर। आप देखिए, जब टूरिज्म के खिलाफ, जब इन लोगों के देखा कि टूरिज्म खत्म किया जा रहा है टेररिस्ट द्वारा, देखा नहीं कैसे लोग सड़कों पे निकल के आ गए। तो मेरा मकसद यही था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू निपुण जी, आई वाज ट्राइंग टू टेल दिस थिंग ओनली, कि जितने भी पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगारी में जूझ रहे हैं आज की तारीख में, बहुत बड़ी संख्या है वो कश्मीर के अंदर, और उनको अगर एक डायरेक्शन दिया जाए, मोटिवेट किया जाए, साथ में उनके खड़ा हुआ जाए कि देखो यार, आपके लिए सब कुछ संभव है, लेकिन अब जो रास्ते खुले हुए थे भारत में आपके लिए, वो इन जैसे बदतमीजों ने बंद कर दिए।
तो जो एक्शन हम लोग बार बार इनको, हम कितने मॉड्यूल्स को उड़ाएंगे, कितने लोगों को, और कितनों को ऐसे करेंगे? ये वही बात है, ये तो सोशल मानसिकता चेंज वाली बात हो गई कि आतंक की जो मानसिकता लोगों के दिमाग में एक तरह से भरी हुई है। लेकिन सोनी जी, एक बात बहुत खास हो जाती है जब चारों तरफ पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आता है। बलूचिस्तान में विद्रोह है, खैबर पख्तूनख्वा में है, गिलगित बाल्टिस्तान में है, पंजाब के कुछ और सिंध के कुछ हिस्सों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आती है। अब ऐसे में, और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर तो पाकिस्तान के साथ में एक अलग तनाव है ही। यहाँ के मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भाई ये हम जो है वो हम पाकिस्तान जंग की हालात में है। दूसरी तरफ कोई भी हमला होता है बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के भारतीय प्रॉक्सी का आरोप लगा दिया जाता है। तो ये तो भारत के खिलाफ जहर घोलने का काम हुआ। और जंग की घोषणा अगर खुद उनके मंत्री करते हैं तो इसे किस रूप में देखा जाए? क्या दुनिया इस बात को स्वीकार करती है? क्योंकि अमेरिका तो उनके साथ में यहाँ पे खड़ा हुआ नजर आता है, भले ही अपने फायदे के लिए हो। नैना जी, 1971 के बाद इस वक्त पाकिस्तान सबसे कमजोर सिचुएशन में है और इसका पूरा फायदा अफगानिस्तान उठा रहा है। इसलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कोई संधि करने को तैयार नहीं है। हमें भी पूरा फायदा उठाना चाहिए। जैसी दिल्ली में ये हुआ, 24 घंटे के अंदर हमारे लड़ाकू विमानों को वहां पे टारगेट डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए थे। अमेरिका कुछ बोले, रूस कुछ बोले, इजराइल पे किसी चीज का फर्क पड़ता है? जो हम बार बार नैना जी बात करें, इकोनॉमी, वो एम्प्लॉयमेंट, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेडिकलाइजेशन इतने हाई लेवल पे हो चुका है कि अब पढ़े लिखे लोग उसमें शामिल हो चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद जो लोग खड़े हुए जी हमारा टूरिज्म अफेक्ट हो रहा है, तो ये जो 6-7 डॉक्टर थे, क्या इनको अक्ल नहीं आई कि भाई इतना टूरिज्म अफेक्ट हो गया, चलो हम ये सारी चीजें फेंक देते हैं, हम ये सारी हरकतें बंद कर देते हैं? लेकिन इन्होंने बंद नहीं किया क्योंकि इनकी प्लानिंग थी आगे बड़े बड़े हमले करने की। मेरे कहने का तात्पर्य ये, आप जितनी नौकरियां कर लीजिए, जितनी इकोनॉमी सुधार लीजिए, ये रेडिकलाइजेशन खत्म नहीं होगा। रेडिकलाइजेशन क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि पूरा सपोर्ट पाकिस्तान से आ रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें पाकिस्तान को तोड़ना होगा, हमें 1971 रिपीट करना होगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पे रहेगा वो भारत में आतंकवाद को जीवित सर, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान को तो तोड़ना है, लेकिन खासतौर से घर के अंदर जो अब ये स्लीपर सेल्स हैं उन्हें कैसे ट्रेस करेंगे? ये तो और भी ज्यादा चुनौती है। कैसे चिन्हित किया जाएगा? नैना जी, जब हमने स्रोत को ही तोड़ दिया तो घर के स्लीपर सेल तो अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा, सारा सपोर्ट तो पाकिस्तान से आ रहा है, सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान से आ रही है, सारे विस्फोटक पाकिस्तान से आ रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर हम एक्शन लेंगे कि पाकिस्तान ने किया या नहीं किया, मेरे को बताइए, क्या भारत पे आतंकवादी हमला स्विट्जरलैंड कराएगा, जर्मनी कराएगा, इंग्लैंड कराएगा? भारत पे आतंकवादी हमला एक ही देश कराएगा, पाकिस्तान। वो तो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है, तो हम किसके लिए वेट कर रहे हैं? कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए हमें? मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमें इजराइल से सबक सीख लेनी चाहिए। एक आतंकवादी हमला घंटों के अंदर, हमें पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उसकी तैयारी भी यहाँ पर ज़रूर की जा रही है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो बौखलाहट है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। पाकिस्तान की बौखलाहट, उनकी मीटिंग और हाल ही में जो उनके यहाँ संशोधन हुआ उसकी स्थिति को और भी ज़्यादा दर्शा देता है। लास्ट रिएक्शन अनुराग जी आपसे लेना चाह रही हूँ मैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका हाई लेवल पे कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। गृह मंत्री ने खुद मीटिंग को अटेंड किया है और बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि यहाँ स्क्रीन पे नहीं बताई जा सकती। मैं पार्ट ऑफ कुछ सीक्वेंस का मैं भी पार्ट हूँ और मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि बड़े हाई लेवल पे डिसीजन लिया जा रहा है और कुछ अच्छा ही परिणाम आपको बड़ी जल्दी ही दिखाई पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने इसमें ये जो करी है कार्रवाई, इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और ये जो अच्छा परिणाम भारत के लिए हो, और लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बुरा और चिंताजनक, और ये कहा जाए कि इंतकाम बहुत ही खतरनाक होगा, और शायद यही वजह है कि उसको डर भी इसी बात का सताता है। फिलहाल आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आसिफ मुनीर हो या फिर पाकिस्तान का अब एक एक व्यक्ति, एक एक आतंकवादी अब ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी रूप में अब भारत के खौफ से बचाए, भारत के डर से बचाए, भारत के हमले से बचाए। अब आज के सवाल की बात कर लेते हैं। आज का सवाल जान लीजिए। आज का सवाल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य आखिर कौन सा है?
आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।